जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने पार्ट 1 में देखा, गुफरान सर ने इंग्लिश वाला जो पार्ट है एमई बीएलबी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज हम लोग जीएस एंड जो रीजनिंग एंड मैथ्स वाला जो पार्ट है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए देखते हैं बेसिकली। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो क्रॉप है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें इसके अंदर जो कॉफी है, रबर एंड शुगर केन, ये प्लांटेशन क्रॉप है, जबकि वीट की हम लोग बात करें तो ये जो है राबी क्रॉप है बेसिकली, राइट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन बी चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है बेसिकली, एंड हो सकता है ये जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिकली पूछा गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट जो आंसर जाएगा, इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, है ना, ऑप्शन जो डी जो आप देख रहे हो 15,200, ये ऑप्शन डी जो होगा वो सही चला जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको ये बताना है इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे जो है वाराणसी एंड कन्याकुमारी को जो है कनेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे NH7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना स्टेट जो है फॉर्मली ऑफिशियली कब फॉर्म हुआ था? तो इन द ईयर ऑफ 2014, ठीक है, ध्यान देना, 2 जून 2014 में इसका करेक्ट आंसर जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना है और ये हमने जो है अपने स्टडी मटेरियल में है ना क्लियरली, और हमने प्रैक्टिस सेशन के अंदर कई बार ये क्वेश्चन करवाए भी है, दक्षिण गंगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी द गोदावरी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एंड बात करें यहाँ पे विच स्टील प्लांट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड विद रिस्पेक्ट टू द रशियन कोलैबोरेशन की बात करें कि कौन सा स्टील प्लांट जो है रशियन कोलैबोरेशन के थ्रू उसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज अ भिलाई स्टील प्लांट। तो ये जो स्टील प्लांट जो है बेसिकली रशिया के साथ जो है एस्टैब्लिश किया गया था रशियन कोलैबोरेशन के इन द ईयर ऑफ 1955। और अगर हम लोग भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो ये फर्स्ट एंड मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्टील रेल, ठीक है, ध्यान देना, मेन प्रोड्यूसर है किसका? स्टील रेल का, ठीक है। तो ये भिलाई स्टील प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब मेक इन इंडिया की हम लोग बात करें, ये इनिशिएटिव जो है, तो ये जो क्वेश्चन जो है बेसिकली आप देख सकते हो, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करें हो, ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। अगर ओपेक की बात करें तो इसमें से कौन सी कंट्री जो है ओपेक की मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी द ब्राजील, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें से अगर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड इन द जमींदार, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। अगर हम सही की बात करें, फिर लिखा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनकरेज, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को इनकरेज किया गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है बेसिकली वो भी स्टार्ट हुआ था, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ये डेवलप नहीं हुए थे, इसको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही रहेंगे। सो ऑप्शन सी जो होगा बेसिकली वो सही चला जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी की अगर बात की जाए तो बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव एंड आप कह सकते हो सिराजुद्दौला, है ना, लास्ट बंगाल नवाब, है ना, आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट बंगाल जो था बेसिकली उसका नवाब था सिराजुद्दौला, राइट। सो ऑप्शन बी चला जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नेहरू के बारे में हमने कई बार बताया है, क्वेश्चन भी करवाया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं ये, ध्यान देना है। सर सैयद अहमद खान, ये एमयू से रिलेटेड आया था, बरीड इन, कहाँ पे है इनका कब्र? तो अलीगढ़ में, सर सैयद हॉल में इनका आपको मजार दिखेगा, तो अलीगढ़ विल बी द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बाइफरकेटेड ऑन, कौन सा स्टेट जो है बेसिकली बाइफरकेट हो गया था यूनियन टेरिटरीज के अंदर? आपको पता होना चाहिए 2019 जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। सो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 टेरिटरी बन गई थी, राइट। पूछा है ये इसमें आर्टिकल 370 जो है ना, इसके जो मेन जो राइटर है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज AG नूरानी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आ गया, कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड। जो 3 मेंबर आए थे 1946 में कौन थे? कभी कदार क्या होता है ना, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो मिनिस्टर्स आए थे उनके नेम पूछे जाते हैं, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया इन्होंने, है ना। लॉरेंस पैथिक, है ना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिनिस्टर्स आप कह सकते हो। तो किसके मेंबर्स थे ये? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर, जिसके थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? हाईएस्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेशनल एंथम, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है
कि नेशनल एंथम जो है ओरिजिनली कंपोज किस लैंग्वेज में हुआ था, इन द ना दैट इज इन द बंगाली। जो ये बना था 1911 में बना था, ये ध्यान देना। और किसने कंपोज किया था? स्टार्टिंग में बंगाली में, बाद में हिंदी में आप कह सकते हो 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 1911 बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बंगाली में हुआ था, फिर बाद में हिंदी में इसको कंपोज किया गया था। फिर बताना आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जान में ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, इसी साल आया है। NHRC जो है बेसिकली उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो दैट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। बाकी ये तो इंग्लिश का पार्ट है। मर्डर ऑफ न्यू चाइल्ड गुफरान सर ने बताया होगा, दैट इज इन्फेंटिसाइड, ठीक है। ट्रायल विदाउट जूरी बेंच, ये तो सर ने बताया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, ये इनर्शिया से इवॉल्व हुआ है, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, राइट। तो फिर सेकंड नंबर नीति आयोग। देखो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, कई बार मैंने बताया भी था कि पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में नीति आयोग, इसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा बेसिकली वो सही चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है मीटियोर्स और मीटेरोइड्स, है ना, ऑन द अर्थ, वो कहाँ से आते हैं? तो एस्टेरॉइड्स कह सकते हो या कॉमेट कह सकते हो। ऑप्शन ए जो है इसका सही चला जाएगा। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जो है बेसिकली ये किस पर बेस्ड है? ये ट्रस्ट सर ने डिस्कस कर लिया। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी कहलाती है, गुफरान सर ने ये डिस्कस कर लिया होगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब पूछेंगे व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज नेम्स, इसमें क्या कॉमन है? सूर्य किरण, देख रहे हो, ये मित्र शक्ति, ये सब क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिक्विड पोर्शन जो होता है ब्लड का वो क्या कहलाता है? बताओ, प्लाज्मा कहलाता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द फार्मर? अगर बात करें जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की हम लोग बात करें, उसके चेयरमैन कौन थे? तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। 2004 में ये जो कमीशन है बनाई गई थी। 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है, टू मार्क बर्थ एंड डेथ ऑफ हुम, दैट इज द विलियम शेक्सपियर, राइट। फिर UN डिकेड फॉर पॉवर्टी रेडिकेशन जो है वो जनरल असेंबली ने कब लिया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा तो ये ऑप्शन बी 1997 टू 2006। इस डिकेड को जो है ना, जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या लिखाया था? UN डिकेड फॉर पॉवर्टी रेडिकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है ना। शेड्यूल 8 के अंदर कितने रीजनल लैंग्वेजेस हैं? तो 22। ध्रुव क्या है? ध्रुव जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस, राइट। आपको बताना है हैलोजन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो, है ना। तो ये आपका जो होता है 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे, फेकल, बरियात, ये सब हैलोजन ग्रुप होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है बरियात, ठीक है ना। F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देख सकते हो इसमें क्या नजर आ रहा है? ब्रोमीन नजर आ रहा है। सो ऑप्शन डी जो होगा बेसिकली सही चला जाएगा, राइट। अब ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, सर ने डिस्कस कर लिया। आप पूछा है राइट टू प्राइवेसी। अब ये आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया था, आपको लोग को बताया भी था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। मैं देखो आ भी गया यहाँ पर, राइट। आर्टिकल 21 है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, इसी में मेंशन है ना। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है बेसिकली जर्नलिज्म का, वॉइस टू द वॉइसलेस के लिए किसको दिया गया है? तो दैट इज द रवीश कुमार। सो ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एग्ज्यूमिंग ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सारा पावर जो है उसकी जो क्वीन विक्टोरिया जो प्रोक्लेमेशन है ये कब दिया गया था? आपको ये डेट बताना है। तो इसका आंसर जाएगा दैट इज 1 नवंबर 1858, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया के अंदर जो है 1857 में रिवोल्ट हुआ था, फिर 1 नवंबर 1858 के अंदर विक्टोरिया क्वीन प्रोक्लेमेशन सारे पावर जो है चले गए थे, राइट। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये स्ट्रैटेजी है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप जो नेशनल सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन को मिला है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है किस बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिया है, किस नॉवेल से लिया है? तो आनंद मात। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही चला जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें से किसने जो है, किस महान पर्सनालिटी ने रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेट सेंटिनल कहा है? तो इसका आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। आपको बताना है ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन है, उसके अंदर कैप्टन्स भी हैं, सोल्जर्स भी हैं। वो ट्रेन में जा रहे हैं। फॉर एवरी 15 सोल्जर्स देयर इज 1 कैप्टन। हर 15 सोल्जर्स के साथ एक कैप्टन है। तो नंबर ऑफ कैप्टन्स कितने होंगे ग्रुप के अंदर? तो एक ग्रुप की बात करें, 1 ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? एक ग्रुप के अंदर आप कह सकते हो 15 है ना सोल्जर्स होंगे और एक
है ना, कैप्टन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने ग्रुप होंगे उतने ही कैप्टन होंगे। सिंपल सी बात भाई, ग्रुप है ना, उसके अंदर सोल्जर्स भी हैं, कैप्टन भी है, तो 15 सोल्जर्स के साथ एक कैप्टन होगा, तो टोटल कितने लोग होंगे ग्रुप के अंदर, 16 लोग होंगे, 16%। 16% का एक ग्रुप होगा, तो टोटल नंबर है, आप कह सकते हो ग्रुप है ना, जो पर्सन है टोटल कितने हैं बताओ, दैट इज 1200। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे इसके अंदर, तो आप 1200 को 16 से डिवाइड कर दो, तो इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी, आप इसको डिवाइड करोगे दैट इज 1200, 12 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 4, 4 गोज 25 टाइम्स एंड 4 गोज 3 टाइम्स, तो कितना गया 75। तो देख सकते हैं एक ग्रुप, आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं 75, एक ग्रुप में एक कैप्टन, तो टोटल कितने कैप्टन 75 कैप्टन। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, राइट। अब एवरेज पूछा है यहाँ पर, है ना, एवरेज ऑफ 3 बॉयज 15 ईयर्स है, आपको ये बताना है इसके अंदर जो यंगेस्ट बॉय है उसकी एज क्या है, और जो उनकी जो एज है बेसिकली किस प्रोपोर्शन में है, 3:5:7। बहुत सिंपल है, जो 3 बॉयज हैं उनका एवरेज, अच्छा चलो मान लेते हैं 3 बॉयज हैं, पहले का एज 3x है, दूसरे का 5x है और तीसरे का 7x है। तो एवरेज निकालना है इन तीनों का एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सबको आप प्लस कर दो, प्लस करके आपको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी, यहाँ से x निकल जाएगा। फिर हमें क्या है यंगेस्ट का निकालना है, यंगेस्ट सबसे छोटी एज किसकी है, दैट इज 3x। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आपको लो दैट इज 15x अपॉन 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 15 इंटू 3/15, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। और जो यंगेस्ट पर्सन है, जो 3x क्या था यंगेस्ट पर्सन, तो वो इसकी एज होगी यंगेस्ट पर्सन की 3x, तो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगी। सो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन में दे देता हूँ क्योंकि आपको फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आंसर्स देने से कुछ नहीं होता, राइट। अब ये बताया ऑल बुक्स आर नोटबुक, ठीक है, तो इसका आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, डायग्राम समझोगे आप, ऑल बुक्स, तो आप यहाँ पे बुक्स लिखेंगे, है ना, ये हमने बुक्स लिखा, जितनी बुक्स हैं वो सारे के सारे क्या है बताओ, वो नोटबुक है, नोटबुक को मैं एनबी से लिख दे रहा हूँ। नो नोटबुक इज ए पेन, एक भी नोटबुक जो है वो पेन नहीं है, तो पेन को मैंने अलग बना दिया, ठीक है, को पी से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब आपको इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब होता है जो सेंटेंस उसके बीच में हमें कंक्लूजन निकालना है, राइट। तो नो बुक इज पेन, इसमें एक भी है ना बुक पेन नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात, देख रहे हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दिख नहीं रहा, तो ये जो ऑप्शन ये देख रहे हैं इन्फ्रेंस 1 ये हमारा सही नजर आ रहा है। ऑल पेन्स आर बुक, क्या सारे के सारे पेन बुक हैं क्या, नहीं है, तो ये जो ऑप्शन जो इन्फ्रेंस बी जो है बेसिकली वो हमें यहाँ पे गलत नजर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या जाएगा, तो दैट विल बी ओनली इन्फ्रेंस ए फॉलोज, ए हमारा से सिर्फ एक ही इन्फ्रेंस यहाँ पे फॉलो कर रहा है, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा आप समझना है, ऑल रिंग्स आर ईयर रिंग्स, तो मैं यहाँ पे ऑल रिंग्स, रिंग्स को मैं आर से लिखता हूँ, ईयर रिंग्स, ये रिंग्स है, ये सारे के सारे रिंग्स कौन से बताओ, ईयर रिंग्स है, ईयर रिंग्स को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नो ईयर रिंग्स इज नो स्पिन, है ना, ए के भी ईयर रिंग मतलब नो स्पिन को मुझे फिर बाहर बनाना पड़ेगा, तो ये नो स्पिन को मैंने एन से बना दिया, है ना। नो ईयरिंग इज नो स्पिन, ए के भी ईयरिंग जो है नो स्पिन नहीं है, बाहर लिख दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है बताओ, सम नो स्पिन्स आर बास्केट, तो नो स्पिन का कुछ पार्ट, सम नो स्पिन्स आर बास्केट, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड ऑल बास्केट्स आर वेजिटेबल, जितने भी बास्केट्स हैं वो क्या है, दैट इज वेजिटेबल है, ठीक है। आपको कंक्लूड करना है, देखो सम वेजिटेबल्स आर ईयरिंग्स, क्या कुछ वेजिटेबल्स ईयरिंग्स है, नहीं है, बिल्कुल अलग नजर आ रहा है आपको। सम नो स्पिन्स आर वेजिटेबल्स, कुछ नो स्पिन्स वेजिटेबल्स है, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं ये वाला जो नो स्पिन है वो वेजिटेबल भी है और बास्केट भी है, तो बी वाला हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है, राइट। नो रिंग्स इज नो स्पिन, एक भी रिंग नो स्पिन नहीं है, बिल्कुल सही है, रिंग्स अलग है नो स्पिन अलग है। तो ऑप्शन देखो, ये जो ऑप्शन बोल रहा हूँ इन्फ्रेंस सी जो है ये भी फॉलो कर रहा है, तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी एंड सी फॉलो करने वाला ये ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही चला जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है बेसिकली इसमें आपको रिप्लेस करना है, तो ये टेबल बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, पहला और है ना ये वाला इस कॉलम वाले एलिमेंट को और इस वाले कॉलम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 क्या हो जाएगा 8,
और इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों कॉलम वाले को आपको प्लस करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 2 8 और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 इंटू 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है इन कॉलम के एलिमेंट्स को, 5 और 3 को आप ऐड कर दो, 5 प्लस 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये 8 माइनस 8 ये हो जाएगी 0, तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया, बहुत सिंपल। इसी तरीके से 7 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 28, फिर 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 7, 28 में से 7 चला जाएगा तो क्या आएगा 21। उसी तरीके से ये देख सकते हैं 6 इंटू 5 30 एंड 4 प्लस 4 8, 30 में से 8 गया तो ये 22। इसी तरीके से आप इसको कर लो 9 इंटू 5 तो ये 45 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 दैट इज 11, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 34। सो ऑप्शन ए जो होगा वो सही चला जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो और नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दो बॉक्सेस हैं, इसको आपको कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सिंपल है ना, 6 1 और यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपैरिजन करना है, राइट। अब देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, उसी तरीके से देखो 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3, इसमें से कितना माइनस कर, मतलब 2 माइनस करने पे 3 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो नंबर होगा वो 3 से ज्यादा होगा, तो 3 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताना आपको बहुत सिंपल है, देखो अल्टरनेट देखो 7 8 9, अब कौन सा आएगा, ये देखो 10 आ गया, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बहुत सिंपल सीरीज है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताना है, दैट इज फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का आपको एवरेज बताना है। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को आप ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो कौन कौन से नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, तो ये आपके इवन नंबर्स हो गए 10। इसको आप ऐड कर दो, देख सकते हैं यहाँ पे 10 है 20, इसका सम 30 हो जाएगा, 12 एंड 80 इसका सम भी 30 एंड 14 एंड 16 का भी सम 30, तो 30 30 30 90 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 2 एंड 8 हमारा ये 10 हो जाएगा, 4 एंड 6 ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 एंड 10 20 हो जाएगा, इधर 20 और इधर 90, तो टोटल कितना हो गया 110। 110 को आपको टोटल नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर दे, कितने नंबर हैं यहाँ पे 10 नंबर हैं, यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, सो 10 डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी 11। सो ऑप्शन डी जो होगा वो सही चला जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है, सन इज कोडेड एज 162 एंड मून इज कोडेड एज 228, हाउ अर्थ विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए इसका सन SUN, इसका आपको कोड पता होना चाहिए। तो सन का कोड क्या था, सन दैट इज 19 21 14। अब इसको सम कर दें, सम करेंगे तो 40 40 प्लस 54 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 54 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 162 आ जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा है, 3 से। फिर मून देख लेते हैं, मून का कोड निकाल लेते हैं, मून MOON, M का कितना होता है 13, O का 15 15 एंड 14। अब इसका आप सम कर लें, ठीक है। तो इसका आप सम करेंगे तो 30 30 27, तो 57 हो जाएगा, ठीक है। और 57 को जैसे 220 है, आप देख सकते हो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28 और आपका 200 हो जाएगा, यानी 57 को हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 228 आ जाएगा, राइट। सिंपल से, मतलब इस कोड को हमने पहले आप 24 का कोड है जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, उसको आप सम करके 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर हमने सम करके 4 से मल्टीप्लाई किया। अब अर्थ का निकालना है, तो अर्थ का जो कोड है बेसिकली जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ऐड करके आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रखते हैं यहाँ पे अर्थ, ठीक है। तो आप बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू 5, A की वैल्यू 1 प्लस R की वैल्यू 18, T की वैल्यू 20 और H की वैल्यू 8। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 26 46 47 प्लस 5 दैट विल बी 52। अब क्या करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है 52 को,
52 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, 1 कैरी, 5 5 25 और 1 260। तो यहाँ पे आंसर जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 260। ठीक है, तो ये कोड आया है। अब ये देखिए, ये तो इंग्लिश का पार्ट है, ये सर ने करवाया, हैंगर इसका आंसर है। अब ये कोड देखिए आप, रोहित इज कोडेड एज, तो बहुत सिंपल है, रोहित ROHIT। तो R का नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, S, O के आगे P, H के आगे I के आगे J, T के आगे U। उसी तरीके से आपको मोहित का निकालना है, बस सिंपल। नेक्स्ट लेटर आप ध्यान दें बस, M के आगे क्या था, N, O के आगे P, मिल गया यहाँ पे ऑप्शन, देखो C हमें दिख गया यहाँ पे, H के आगे I के आगे J आता है अल्फाबेट में, T के आगे U आता है। ठीक है, सो ऑप्शन C विल बी करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दम ही नहीं है। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी अच्छे से मेहनत की होती तो आई डोंट थिंक कि मैथ्स रीजनिंग के अंदर कुछ आपको दिक्कत होती, राइट। आप लोग को बेटा हमने गाइड भी किया था। खैर आगे देखो, ये एक सीरीज है, सीरीज में क्या है आपको, है ना, आपको बताना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क में बताना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते 2 + 5, देख रहे हो यहाँ पे, इसका सम क्या गया, 7 आ गया, 7 + 7 देख रहे हो यहाँ पे 14 आ गया, 14 + 9 देख सकते हैं यहाँ पे 23 आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जानना है। जो पहला जो है सम होकर क्या है, 23 + 11 यहाँ पे कितना गया, 34 आ गया। और जो दूसरा जो लेटर देख रहे हो 5 7 9 देख रहे हो 2 2 का गैप आ रहा है। और बाकी अल्फाबेट में क्या हो रहा है, अल्फाबेट कम होता जा रहा है, +Z है, फिर Y है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना आपको। अब आपको क्या है ना, नेक्स्ट बताना है। तो आप देखो पहला जो लेटर जो आएगा, पहला जो नंबर आएगा बेसिकली, तो क्या आएगा, तो इसका सम आएगा 34 + 13। 34 + 13 की जो वैल्यू है दैट विल बी द 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे V से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, तो U आता है। और ये 13 है, 13 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा होगा, देख सकते हैं 5 7 है ना, नेक्स्ट 9 11 13 और नेक्स्ट क्या होगा 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, सिंपल। तो 47 U 15 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये ऑपरेशन चेंज करना, राइट। अब जैसे आप सीधा पहले लिख ले इस नंबर को, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल है। 20 लिख लिया आपने, 16 लिख लिया आपने, 4 लिख लिया आपने, 3 20 16 4 3 एंड 2 लिख लिया आपने, राइट। अब आपको रिप्लेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड यहाँ पे क्या है, 3 और 2 के बीच में है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, क्रॉस। तो यहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ठीक है, प्लस मीन्स डिवाइड। अब प्लस यहाँ पे क्या है, 16 और 4 के बीच में है ना, प्लस था, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे डिवाइड, तो इसको आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 और 3 का भी हो गया। ठीक है, डिवाइड। अब माइनस मीन्स प्लस, माइनस कहाँ पर है, 20 और 16 के बीच में, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। और फिर क्या दिया, माइनस यहाँ पे दिया ना, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रहा है, 4 और 3 के बीच में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसका आपको सॉल्व कर लेना है, बोर्ड मास रूल लगा दो आप। पहले क्या होगा, डिवीजन होता है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 20 + 4 है ना, फिर -10 एज इट इज। पहले डिवाइड होता है, बोर्ड मास में आपने ये पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा आपने, राइट। वही अप्लाई करना क्या है, 3 × 2, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 24 में 4 ऐड करेंगे तो 24 - 6 दैट विल बी 18। सो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही चला जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग से है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोले से, है ना। ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे। चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। ने पे ले का मतलब है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बोले से का मतलब है इज दैट ओके, इज दैट ओके। से नी डी का मतलब है ना, दैट वाज इजी। हमें क्या बताना है, ओके का कोड बताना है। ओके का मतलब यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट आपको जो नजर आ रहा है ना, उसमें हमको बताना है, राइट। अब ये देखिए आप, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो पहले स्टेटमेंट में दूसरे स्टेटमेंट में आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, पे इज आ रहा है, कॉमन इज आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ गया बताओ, यहाँ पे ले कॉमन आ गया। तो मतलब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
इसका मतलब है ले, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड को कंपैरिजन कर लो, तो देख सकते हैं यहाँ पे दैट यहाँ पे कॉमन आ गया, दैट यहाँ पे कॉमन आ गया। अब सेकंड एंड थर्ड के अंदर कॉमन देख सकते हैं, वो से, ये देखो से और से कॉमन आ गया, मतलब आप कह सकते हो दैट का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट का मतलब है से। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है इस पर आप ध्यान दीजिए, इज और दैट का मतलब हमने डिकोड कर दिया ले और से, ठीक है। बस बच कौन गया यहाँ पे, वो बच गया है भैया, वो बच गया, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ, ओके ही तो होगा, एक ही बच गया, इधर क्या बच गया, ओके बच गया, इधर वो बच गया था, तो ओके का मतलब बताना है तो वो विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है ना। P क्रॉस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, है ना। P जो है Q का ब्रदर है, P प्लस Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P माइनस Q इसका मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q। आपको इसमें बताना है कि X अंकल होंगे M के, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका एक ट्रिक ये होता है, सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे ये क्रॉस, तो रिलेशन किसका दिया हुआ है, P लेफ्ट साइड का, तो आपको इस क्वेश्चन में राइट साइड से मूव करना होगा, यानी M को आप अपने आप को समझ लो, आप M हो, जैसे मैं मानता हूँ मैं हूँ M, माइनस माइनस किसके बारे में बता रहा है, P के बारे में, P का मतलब क्या कि सिस्टर, अगर मैं हूँ तो Y कौन हो गई, मेरी सिस्टर हो गई, और प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया फादर, तो ये मेरी सिस्टर है और सिस्टर के फादर मेरे कौन लगेंगे, मेरे फादर ही तो लगेंगे, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गए, एक्स यहाँ पे फादर हो गए। हमें क्या बताना है, हमें अंकल बताना है, तो ये हमारा आंसर जा ही नहीं सकता। अब इधर देखते हैं एम, इस वाले में देखते हैं, ये मैं एम हूँ, प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब फादर, तो वाई मेरे फादर हो गए, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, तो मेरे फादर के जो ब्रदर कौन हो गए, मेरे चाचा अंकल, तो ये बी के अंदर ऑप्शन में नजर आ गया, तो यानी ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो ऐसे करके आप ये भी देख सकते हो, राइट, देख सकते हैं ये एम को आप खुद को मान लो, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ब्रदर, मेरा भाई प्लस का मतलब क्या है फादर, तो मेरे भाई का फादर फादर, तो यहाँ भी एक्स भी क्या होगा, यहाँ पे इसका रिलेशनशिप फादर ही कहलाएगा, राइट। एक्स और एम के बीच में ना एक्स जो है एम का फादर ही कहलाएगा, बट हमें क्या बताना है, एक्स अंकल है एम का, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I am facing west and turn 45 degree in the clockwise direction and then 180 degree in the same direction and then 270 degree in anti-clockwise direction. Which direction I am facing now? आपको पहले समझना पड़ेगा, यहाँ पर आप समझ लो, डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है राइट साइड में, और इधर वेस्ट, आपको ये डायरेक्शन समझना पड़ेगा। अब आई एम फेसिंग द वेस्ट, कोई पर्सन है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे समझना वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो कोई पर्सन है वो वेस्ट की तरफ है, राइट, ये वेस्ट की तरफ है। अब इसने क्या करा, 48 टर्न इन द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ऊपर की तरफ 45 डिग्री, ये तो वेस्ट के डायरेक्शन में है, और ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो ये 45 डिग्री हो गया यहाँ पे, राइट। अब ये टर्न हो गया 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे हो गया नॉर्थ, अब ये कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट में लग गया। अब देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही 180 डिग्री चलेगा, मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन आप समझ लो, ऐसे 180 डिग्री में ही चलेगा, राइट। आप समझ लो, इधर वेस्ट था तो इधर क्या होना था, इधर ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, ऐसा आप समझ लो 180 डिग्री चला। अब क्या बोला इसने कि अब ये एंटी, देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये जो चला है अभी, ये चला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में 270 डिग्री, तो 270 डिग्री चलेगा, तो इधर देख सकते 180 डिग्री, तो यहाँ पे चला 180 डिग्री के बाद और फर्दर चलेगा 90 डिग्री, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया 90 डिग्री, राइट। अब 90 डिग्री का मतलब, अब ये डायरेक्शन देखो, ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे साउथ है, तो वो पर्सन अब यहाँ पे पहुंच चुका होगा, इस डायरेक्शन पहुंच चुका होगा, राइट। तो डायरेक्शन क्या है, दैट इज साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस, साउथ वेस्ट डायरेक्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश का तो नहीं है, रीजनिंग का ही आपको बताना है, प्रोनाउंसिएशन में कौन सा वर्ड बनेगा, तो राशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गुफरान सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, आई स्टार्ट फ्रॉम माई ऑफिस फेसिंग साउथवर्ड डायरेक्ट, एक पर्सन था वो ऑफिस की तरफ गया 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर मान के चलो,
साउथ डायरेक्शन में, ये इसका ऑरिजिन पॉइंट है, राइट, 8 किलोमीटर। देन आई टर्न राइट। अब ये जो राइट लेगा बेसिकली, ये राइट साउथ की तरफ जा रहा है, राइट का मतलब ये कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन में, एंड गो 8 किलोमीटर। फिर ये 8 किलोमीटर चला। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ पे पहुंच गया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप जो है डायरेक्शन बना लें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इस पॉइंट से यहाँ पे देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये लाई कर रहा है। सो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही चला जाएगा, राइट। अब ये बात क्या है, ये वर्ड है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। पेनिनसुला, आइलैंड, केप, ये सारे के सारे लैंड है ना, लैंड लाइक स्ट्रक्चर है। जबकि हम लोग बात करें बे, बे जो है ये वाटर बॉडी है, राइट। पॉइंट देखो, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन द फोटोग्राफ सेट द एल्बर्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है ना, एल्बर्ट ने कहा हिज सन, हिज सन्स फादर इज माई फादर। ये माई कौन है, ये माई एल्बर्ट हो गया, राइट। तो माई फादर का मतलब हो गया यहाँ पे एल्बर्ट फादर, ठीक है, एल्बर्ट फादर। और ये है कौन, हिज सन्स फादर। हिज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, एक मैन जो फोटोग्राफ के अंदर पर्सन है, मैन इन द फोटोग्राफ, उसको मैं MP लिख दे रहा हूँ, मैन इन द फोटोग्राफ, राइट। तो मैन इन द फोटोग्राफ है ना, उसके सन का फादर जो है। अब हम बात करते हैं मैन इन द फोटोग्राफ, उसको मैं MP लिख दे रहा हूँ, राइट, मैन इन द फोटोग्राफ। उसका बेटा होगा हिज सन्स फादर, उसके बेटे का फादर। ये कौन हुआ, मैन इन द फोटोग्राफ है, वो है कौन, इसका मतलब वो है कौन है बताओ, माई फादर। किसका फादर, एल्बर्ट का फादर। तो ये भी जो है ये एल्बर्ट का फादर है। अब ये एल्बर्ट जो सन है बेसिकली, ये एल्बर्ट हो या नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है, तो है ना, मैन इन द फोटोग्राफ कौन लगेगा, इसका फादर लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला ना, हाउ इज एल्बर्ट रिलेटेड टू मैन। एल्बर्ट क्या लगेगा मैन का, तो वो जो मैन जो है फोटोग्राफ में वो तो फादर है, तो एल्बर्ट कौन हुआ, उसका सन हुआ। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर जाएगा, दैट इज सन। सो दैट्स ऑल अबाउट द AMU BLLB का जो सॉल्यूशन था वो आपको हमने प्रोवाइड करवाया। आप अपने क्वेश्चंस को, जो आपके आंसर्स जो है उसको आप मैच करें और देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और हम लोग जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।